मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स का लेसन थर्ड, जिसका नाम है मनी एंड क्रेडिट। इससे पहले बता दें आपको नॉलेज के लिए कि आपका ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस की जो सिलेबस है अकॉर्डिंग टू द बोर्ड एग्जामिनेशन आपका कंप्लीट हो चुका है। और इकोनॉमिक्स में मुझे 2 लेसन और पढ़ने हैं, लेसन थर्ड एंड फोर्थ। तो थर्ड में आपका हम स्टार्ट करते हैं। आज फर्स्ट वीडियो होगा मनी एंड क्रेडिट का। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं। सबसे पहले हम समझेंगे मनी है क्या, what is the money and what is the use of money, okay, and what can do with the money, यानी कि मनी होता क्या है, ये क्या है, इसे क्या हम करते हैं। ठीक है, हम वन बाय वन सभी चीजों को मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका एंड मॉडर्न फॉर्म द करेंसी, मनी करेंसी एंड डिपॉजिट विद द बैंक। तो हम इसमें तमाम टॉपिक्स हैं और हम वन बाय वन सभी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक आप समझने का प्रयास करेंगे। और अगर आपके पास बुक्स हैं तो आप पेज नंबर 39 ओपन कर लीजिए ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो हम यहाँ बात करेंगे मनी की। बता दूं कि एक चीज, जैसे हम मनी की बात करते हैं, पैसे की बात करते हैं, मुद्रा की बात करते हैं, तो हमें डायरेक्ट जाता है ध्यान नोट पर, करेंसी पर। हमें विचार करेंगे कि आखिर मनी है क्या। तो मनी इज अ मीडियम that helps for exchange the goods that we needs, यानी कि मनी एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा चीज है जिसके द्वारा हम अपने रिक्वायरमेंट की चीजों को परचेज कर सकते हैं या एक्सचेंज कर सकते हैं। आप अगर लिस्ट बनाना चाहेंगे पर डे के लाइफ में कि हम मनी से क्या क्या करते हैं, सुबह उठते ही हमें क्या जरूरत पड़ती है करेंसी की, तो बता दूं आपको कि ईच एंड एवरीथिंग जो आपको डेली की रिक्वायरमेंट होती है, आप उसको पैसे से ही क्या करते हैं, फुलफिल करते हैं, परचेज करते हैं और एक्सचेंज करते हैं। आप सुबह से जगते हैं, आपको कुछ भी परचेज करना है, आप दुकान जाते हैं, तो आपको क्या चाहिए, पैसा, मनी। तो हम इसको पढ़ेंगे टॉपिक बाय टॉपिक कि आखिर हमारे लाइफ में पैसे की क्या रिक्वायरमेंट है। ओके, क्या पर देखते हैं हम लोग। सेकेंड पैराग्राफ में दिया हुआ है, हैव वी एवर वंडर व्हाई ट्रांजैक्शंस आर मेड इन मनी? द रीजन इज सिंपल, अ पर्सन होल्डिंग मनी कैन इजीली एक्सचेंज इट फॉर द कमोडिटी और सर्विसेज दैट ही और शी माइट वांट। यानी कि लोग मनी क्यों रखते हैं अपने पास, पैसा क्यों अपने पास रखते हैं, तो क्या आप बता सकते हैं क्या पैसा क्यों कमाना चाहते हैं? ये सिंपल सी बात है कि अगर पैसा नहीं रहेगा तो हम रिक्वायरमेंट चीजों को फुलफिल नहीं कर, परचेज नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें अपने दैनिक जीवन की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए हमें पैसे की जरूरत है, मनी की जरूरत हमको पड़ती है कि नहीं? Thus everyone prefers to receive payment in money, then and then exchange the money for things that they want. Take the case of shoemaker. That means यहाँ एक स्टोरी दिया हुआ है, समझाने का प्रयास किया गया है कि आखिर हमें पैसे की जरूरत क्या है। हमें पैसे की जरूरत क्या, पैसा तो खाते नहीं है, पैसा पहनते नहीं है, पैसा पीते नहीं है, फिर पैसा की जरूरत क्या पड़ती है? हम राइस खाते हैं, वीट खाते हैं, फूड हैबिट खाते हैं, क्लॉथ पहनते हैं, मेडिसिन लेते हैं, तो हम पैसे के चक्कर में क्यों पड़ते हैं? तो ये मनी जो है एक मीडियम है जिसके द्वारा हम अपने रिक्वायरमेंट चीजों को इजीली परचेज कर सकते हैं। लेकिन सपोज दैट, अगर कल्पना करो कि आपके पास पैसा नहीं है या पैसा नाम में कोई चीज नहीं है, तो आप अपने रिक्वायरमेंट कैसे फुलफिल करेंगे? तो क्या करेंगे? यहाँ पे दिया हुआ है समझाने के एग्जाम्पल ग्रुप में कि एक सपोज दैट कोबलर है, एक मोची है जो जूते बनाते हैं। जूता तो खाएगा नहीं है? खाएगा नहीं, वो व्हीट, राइस, फूड ग्रेन्स खाए, तो क्या करेगा? अपने सूज को वो चाहेगा सेल करना, चाहेगा एक्सचेंज करना कि हम भाई मेरे पास सूजी तो है, क्या करूंगा, इसको दूसरे को दूंगा और उसके बदले जो हमें चाहिए व्हीट, ब्रेड रोटी बनाने के लिए, वो हमें लेना पड़ेगा ताकि हम सूज देंगे और ब्रेड व्हीट जो है परचेज करेंगे, लेंगे। तो क्या करना पड़ेगा उसको? आप सोचिए कि उसे एक ऐसे व्यक्ति की तलाश करनी पड़ेगी जिसको जूते की रिक्वायरमेंट हो और उसके पास गेहूं सरप्लस हो ताकि हमको दे सके। सपोज दैट ऐसे बहुत लोग होंगे जिनको सूद की रिक्वायरमेंट होगी,
बट उनके पास गेहूं नहीं होगा जो हमें चाहिए। या ऐसे बहुत लोग होंगे जिनके पास गेहूं ज़्यादा सरप्लस है, वो चाहते हैं देना, लेकिन कुछ सूद की जरूरत नहीं। क्या ऐसे हमारा काम चल पाएगा? तो हमें ढूंढना पड़ेगा वैसे व्यक्ति को जिनको की दोनों जरूरत है, उनको सूद भी चाहिए, उनके पास गेहूं भी चाहिए, तो गेहूं भी है जो हमको दे सकते हैं। तो ये डबल कॉन्सिडेंस कर सकते हैं जरूरत की, यानी कि रिक्वायरमेंट की, आवश्यकता की दोहरी संभावना, या कह सकते हैं क्या, संयोग, जो बहुत रेयर केस में मिलता है। ओके, तो आपके बुक में वही लिखा हुआ, आप इसको देख सकते हैं। He wants to sell shoes in the market and by which the shoemaker, a shoe manufacturer, will first exchange shoe that he has produced for the money and then exchange the money for wheat. Imagine how much more difficult it would be if the shoe manufacturer had to directly exchange shoe for wheat without the use of money. सोचो कि अगर मतलब हमें लेना है तो हम सेल करेंगे, पैसा मिल जाएगा, पैसा हम बीच कर लेंगे, लेकिन अगर पैसा को बीच में ना लाएं, हम डायरेक्ट सूच को देकर के हमें व्हीट लेना है तो कितना डिफिकल्ट होगा। तो ही वुड हैव टू लुक फॉर व्हीट ग्रोइंग फार्मर who not only wants to sell wheat but also want to buy a shoes in exchange। यानी कि हम ढूंढना पड़ेगा वैसे व्यक्ति को जिन्हें गेहूं बेचना है और सूज लेना होगा। क्योंकि मेरे पास सूज है, उनके पास व्हीट है, उनके पास ढूंढना पड़ेगा। तो that is both parties have to agree sell and buy each another committee। तो बहुत रेयर केस में ऐसे लोग मिलेंगे जिनको दोनों रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज द डबल कंसिक्वेंस ऑफ वांट्स, यानी कि बोल सकते हैं इसको जरूरत की दोहरी संजोग। तो बहुत रेयर केस में होता है। व्हाट अ पर्सन डिजायर टू सेल इट एग्जैक्टली दैट द अदर विशेष टू बाई इन अ बार्टर सिस्टम। तो इसे क्या बोलते हैं? इसी सिस्टम को, यानी कि गुड्स एक्सचेंज फ्रॉम द गुड्स इज नोन एज द बार्टर सिस्टम विदाउट यूज ऑफ मनी। जब लोग सामान को सामान से अदला बदली करते हैं, इसी सिस्टम को क्या बोलते हैं? बार्टर सिस्टम। ये आप एक क्वेश्चन को हम रिपीट कर लीजिए और नोट कर लीजिए। मैं बार बार देख रहा हूँ बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछता है 1 मार्क्स पे, व्हाट इज बार्टर सिस्टम। आप इसको नोट कर लीजिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। ओके, तो इन कंट्रास्ट एन इकोनॉमी वेयर द मनी इज इशूड यूज money by providing the curricular intermediate steps eliminates the needs for double consequence of want. It is no longer necessary for the shoemaker to look for the farmer who will buy these shoes and at the same time the sell him wheat। यानी कि अगर मनी की वजह से क्या होगा कि जो चांसेस होते हैं डबल ढूंढने का, भाई ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो हमें क्या करेगा, व्हीट प्रोवाइड करेगा, मेरा सूज लेगा। लेकिन मनी को जाने से हमें अब ढूंढना नहीं पड़ेगा कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा जो हमें व्हीट प्रोवाइड करेगा, हम ढूंढना पड़ेगा कौन सा व्यक्ति के पास सूज की रिक्वायरमेंट होगी जो हमें पैसा दे सकता है। और एक बार जब हमारे पास पैसा आ जाएगी तो क्या कर सकते हैं, हम जो चाहें वो परचेज कर सकते हैं। यानी कि हम फाइनली कर सकते हैं मनी क्या है? मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी दो सामानों के एक्सचेंज के बीच में क्या करता है? एक मिडिल मैन का काम करता है, एक एक्सचेंजर का काम करता है, जो लोगों को इजीली सामान को एक्सचेंज होने में हेल्प मिलता है। ओके, नेक्स्ट हम पॉइंट है नहीं, ऑल ही हैड टू दिस फाइंड बायर फॉर हिज शूज वंस ही एक्सचेंज his suit for money he can purchase wheat or any other commodity in the market since money as intermediate in the exchange process। यानी कि सर जो एक्सचेंज करते हैं इस प्रोसेस में क्या करता है? मनी एज अ मीडिएटर वर्क करता है। ओके, यानी कह सकते हैं क्या, इट इज कॉल्ड अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी कि इसको अदला बदली का साधन माध्यम कह सकते हैं। अब जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है मनी एंड मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी। ओके, ये आधुनिक जो है फॉर्म है मनी का, वो क्या है? क्या इससे पहले जो मनी की स्टार्टिंग से ही क्या मनी का जो आ जाते हैं कॉइन्स है, करेंसी है, क्या यही था या फिर कुछ और था? तो हम बात करेंगे अपने कंट्री में कि मनी का जो फॉर्म है वो समय के साथ साथ चेंज होते आया है। ठीक है, देखते हैं कैसे। वी हैव सीन
that money is something that can act as a medium of exchange in transition. Before the introduction of coins, ये जब पैसे का प्रचलन नहीं था उस समय क्या था, a variety of object was used as money, तो अलग अलग कई सामान थे जो मनी की तरह यूज करते थे। जैसे आपका since every early age इंडियन यूज ग्रेन्स एंड कैटल एज अ मनी, लोग पशुओं को, अनाज को एज ए मनी तरह काम करते थे। जैसे मान लो भाई मेरे कुछ रिक्वायरमेंट है, चलो हमसे एक गाय ले लो, एक भैंस ले लो और हमें ये सामान जो है दे दो। तो क्या था, जो हमने सामान दिया अपने रिक्वायरमेंट चीजों को लेने के लिए, वही तो करते हैं मनी साहब, हम पैसा देते हैं और सामान को परचेज करते हैं। तो आप पैसा न दिया, हम क्या दिए, ग्रेन दिया या कैटल दिया और उसको देकर क्या कि हम अपने रिक्वायरमेंट चीजों को पूरा किया। यानी कि जब पैसे का प्रचलन नहीं था तब लोग सामान को, पशुओं को दे करके एज अ मनी वर्क किया करते थे। इसके बाद क्या हुआ, देयर आफ्टर केम द यूज ऑफ द मेटालिक कॉइन्स। इसके बाद जो है धात्विक सिक्कों का आविष्कार हुआ, जैसे गोल्ड का, सिल्वर का, कॉपर का। और इसके बाद क्या हुआ, फिर जो है करेंसी का उपयोग हुआ, है ना। अब करेंसी क्या होता है देखते हैं। तो मॉडर्न फॉर्म मनी इंक्लूड करेंसी, जो आधुनिक जो मनी का या क्रेडिट का या मुद्रा का जो रूप है वो क्या है, करेंसी है, या उसको ये पेपर ग्रुप में है और आपको कॉइन्स के रूप में भी है। जो पेपर होता है और फिर मेटल के भी, आयरन के कॉइन्स होते हैं, जो आधुनिक एज में जो है इसका उपयोग एज अ मनी की तरह हो रहा है। Unlike the things that were used as money, earlier modern currency is not, यानी कि not made the precious metals such as gold, silver and copper। यानी कि जो आज का जो करेंसी है, आज का जो कॉइन्स है वो पहले जैसे नहीं है। पहले तो प्रीशियस स्टोन था, मान लो कि कॉइन्स है गोल्ड का, तो अगर गोल्ड का जो कॉइन्स है उसकी आउट ऑफ डेट भी हो जाएगी तो क्या होगा, उसका वैल्यू वही रहेगा जो वह। लेकिन आज हम कहते हैं सिक्के की बात करें, 1 रुपीज का या हाफ रुपीज का या 25 पैसे का कॉइन्स है, आज से क्या वैल्यू है, कोई वैल्यू नहीं है। और अगर पास अगर 1 kg भी है या 100 कॉइन्स भी है 25 पैसे का, तो आप चाहोगे उससे कोई सामान परचेज करना तो क्या करोगे, उसको आयरन के भाव में, उसके आयरन के रेट से उसको बेचोगे, फिर आप सामान परचेज करोगे। लेकिन अगर गोल्ड का कॉइन्स है तो गोल्ड का कॉइन्स आज भी उसी वैल्यू में है जो वैल्यू कॉइन्स के रूप में रहेगा। या हम बात करते हैं अगर 1000 की नोट से जो एक्सचेंज हो गई है, अगर आपके पास वो 5 नोट है तो उसकी क्या वैल्यू है, एज अ पेपर है कि नहीं। तो करेंसी का जो वैल्यू है वो पहले से जो मटेरियल से बनता था वो चेंज हो चुका है। एंड अनलाइक ग्रेन, कैटल, दे आर नाइदर ऑफ एवरीडे यूज, द मॉडर्न करेंसी इज विदाउट एनी यूज ऑफ इट्स ओन। Then why it is accepted as a medium of exchange? It is accepted as a medium of exchange because the currency is authorized by the government of the country। आखिर जो कॉइन्स है, ये जो आप करेंसी है, ये लोग क्यों इसको एक्सेप्ट करते हैं, क्यों? क्योंकि ये जो करेंसी है ये जो मॉडर्न रूप में चली जा रही है, तो आप जिस कंट्री में रह रहे हैं उस कंट्री के गवर्नमेंट ने क्या करी है, इसको ऑथराइज कर रखी है कि भाई अगर आपके पास ऐसा पेपर है तो आपको ये सामान एक्सचेंज करने में हेल्प मिलेगा, या आपको ये कॉइन्स है तो आपको एक्सचेंज करने में हेल्प मिलेगा। सरकार नोट बदल दी, नोटबंदी हुआ था ना, आपको 2000 नोट आ गए, 500 के नोट आ गए, लेकिन जो पहले का नोट्स है उसे गवर्नमेंट ने क्या किया, रिजेक्ट कर दिया, उसके बदले में नए नोट्स आ गए। यानी कि नए नोट के बारे में क्या किया, गवर्नमेंट ने ऑथराइज किया कि अब उसके बदले में आपको ये नोट की जरूरत है, इस अगर यह नोट रहेगा तो आपको सामान मिल जाएंगे, आपको परचेज करने में, आपको एक्सचेंज करने में आपको ये काम आएगा। और वो उसको क्या कर दिया गया, जो पुराना नोट था उसको कर दिया गया अनऑथराइज, कि अगर आप उसको लेके आओगे आपको कोई सामान जो है कौन किया है, तो गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। और नोट बनते कैसे हैं, कहाँ छपते हैं, इसे कौन आदेश देता है, देखते हैं। तो इन इंडिया, अगर अपने कंट्री की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है मेन ऑथराइज होता है क्या करने का, सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ में पैसे को इशू करता है, करेंसी को इशू करता है। एज पर इंडियन लॉ नो अदर इंडिविजुअल और नेशन इज अलाउड टू इशू करेंसी। और इसके अलावा और कोई व्यक्ति या और कोई संस्था हमारे कंट्री में अलाउ नहीं है जो करेंसी को इशू कर सके। ओके, मोreover the law alleges the use of the rupees as a medium of payment that can be refused in the settling transition in India। और जो गवर्नमेंट ऑर्डर करती है, ये जो पैसे निकालती है, चलाती है, प्रचलन लाती है,
उसे कोई भी व्यक्ति लेने से रिजेक्ट नहीं कर सकता है, मना नहीं कर सकता कि मैं आपका ये पैसा नहीं लूंगा, अगर वो सही कंडीशन में है तो। वरना क्या होगा, अगर मान लो गवर्नमेंट ने कॉइन चला रखी है 1 रुपीज़ का, 2 रुपीज़ का, 5 रुपीज़ का, 10 रुपीज़ का, अगर जाते हो शॉप पे तो शॉप की बात मैं इसको नहीं लूंगा, तो आप उसके प्रति कंप्लेन कर सकते हो, FIR कर सकते हो। यानी कि उसको अधिकार नहीं है कि वो मना कर दे आपको। ओके, नो इंडिविजुअल्स इन इंडिया कैन legally refuse the payment made in rupees, hence the rupee is widely accepted as a medium of exchange। सब कह सकते हैं कि जो मनी है, जो रुपीज है, वो क्या है, भारत सरकार द्वारा या किसी भी गवर्नमेंट द्वारा वो ऑथराइज होता है कि ये जो चीज है क्या है, वो एक्सचेंज करने का मतलब मीडियम एक है, सभी लोग क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, डिपॉजिट विथ बैंक्स। डिपॉजिट विथ बैंक, बैंक क्या है और डिपॉजिट विथ बैंक में होता क्या है, कैसी कार्य होती है और बैंक में जमा करने से क्या हमको बेनिफिट मिलती है, हम तमाम बातों को जानेंगे इस पॉइंट माध्यम से। द अदर फॉर्म विच पीपुल होल्ड मनी एज अ डिपॉजिट विथ बैंक, दूसरी चीजें हैं जो बैंक जिनके पास ज़्यादा पैसा होती है, अपने डेली की खर्च से क्या करते हैं, उसको बैंक में डिपॉजिट करते हैं। वैसे कहा जाए तो किसी के पास पैसा ज़्यादा नहीं होता है, और किसी को पूछोगे भाई पैसा आप लेंगे, जैसे इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो आपकी पैसे लेने से रिफ्यूज कर दे, क्योंकि जितना रहेगा उतना ही लोगों की पेट जो है ना नहीं भरती, रिक्वायरमेंट पे रिक्वायरमेंट हो जाती है। लेकिन फिर भी क्या करते हैं, अपने डेली नीड्स की जो परचेजेज सामान है उसमें कुछ कमी करते हैं और उसको कुछ ना कुछ सेव करते हैं कि ये हमारे फ्यूचर में काम आएगा। तो एट a point of time people need only some currency for their day-to-day needs. For instance, worker who receives their salaries at the end of each month have extra cash at the beginning of this month. What do people do with this extra cash? They deposit it with the banks by opening a bank account in their name. जो लोग पर मंथ के स्टार्टिंग में सैलरी पाते हैं, लास्ट तक कुछ पैसा बच जाती है, तो क्या करते हैं, उसको बैंक में अपने नाम से अकाउंट पे कराते हैं, उसमें डिपॉजिट कर देते हैं। ओके, बैंक एक्सेप्ट द डिपॉजिट एंड आल्सो पे एन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिट। बैंक इनके पैसा जमा कर लेती है और जमा किए हुए राशि के अगेंस्ट में इन्हें इंटरेस्ट भी देती है, इसको हम सूद कर सकते हैं, है कि नहीं। इन दिस वे people's money is safe with the banks and it earn an amount as an interest। दो फायदे हैं लोगों को, इससे हमारा पैसा भी सेफ है, सुरक्षित है, और उस पैसे के अकॉर्डिंग में हमें क्या मिलता है, कुछ परसेंट का इंटरेस्ट हमें प्राप्त होता है। people also have provision to withdraw the money and when they require। एक और बात है भाई, डिपॉजिट किए हैं तो आप जब चाहें तब पैसा अपने निकाल भी सकते हैं, अपने रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर भी सकते हैं। सिंस द डिपॉजिट इन द बैंक अकाउंट कैन बी विड्रॉ ऑन डिमांड, यानी कि जब हम लोग जो बैंक से पैसा निकालते हैं तो एक पेपर फिल करते हैं, एक फॉर्म भरते हैं, इसे क्या बोलते हैं, डिमांड डिपॉजिट। इसे क्या बोलते हैं, डिमांड डिपॉजिट। रिक्वायर्स आर कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट, उसको बोलते हैं। अब नेक्स्ट बात है, डिमांड डिपॉजिट आफ्टर अनदर इंटरेस्टिंग फैसिलिटी इज द फैसिलिटी विच लीड्स इट इज द एसेंशियल कैरेक्टराइज ऑफ मनी। जो ये डिमांड डिपॉजिट करने का ये मीडियम है, यह एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है, सुविधा है। भाई अपना पैसा जमा किया हो, जब चाहो तब आप निकाल सकते हो, ले सकते हो। लेकिन अगर यही पैसा हम किसी व्यक्ति को देते हैं, भाई लो तुम काम करो अपना, तो अगर दे दिया इंटरेस्ट पर भी, लेकिन आपको जब रिक्वायरमेंट होगी तब आपको नहीं मिल सकता है। लेकिन बैंक में आपको जब भी जरूरत पड़े क्या होगा, आपको पैसा मिल सकता है वहां से। ओके, ये फैसिलिटी आपको वहां करने में है। यू वुड हैव हियर द पेमेंट्स आर बीइंग मेड बाय चेक इंस्टेड ऑफ द कैश। आपने सुना होगा किसी को चेक द्वारा पेमेंट करना। मान लो कोई हमारे यहाँ वर्क करता है, हम उसको नगद कैश मतलब क्या करते हैं, चेक देते हैं। चेक क्या होता है, तो चेक एक ऐसा पेपर है जो बैंक को और इंस्ट्रक्शन कर देता है कि भाई जिस नाम से मैं चेक काटा हूँ, जितना अमाउंट मैं चेक में फिलअप किया है, उतने अमाउंट को उस व्यक्ति को मेरे अकाउंट से, यानी जिस अकाउंट का चेक होता है उस अकाउंट से पैसा निकाल कर उस व्यक्ति को दे दिया जाए।
ऐसा इंस्ट्रक्शन चेक में होता है। जब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है व्हाट इज चेक, चेक क्या है, तो यहाँ लिखा हुआ है कि चेक इज अ पेपर, आप देख सकते हो, चेक इज अ पेपर इंस्ट्रक्टिंग द बैंक टू पे द स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम द पर्सन's अकाउंट टू द पर्सन इन हुज नेम इज चेक हैज बीन इशूड, यानी कि जिस व्यक्ति के नाम से चेक लिखा गया है, जितना अमाउंट लिखा गया है, उस व्यक्ति को उतना अमाउंट जो है, जिस व्यक्ति का अकाउंट से चेक कटा हुआ है, उस व्यक्ति के अकाउंट से उतना पैसा काट करके उसको दिया जाए जिनके नाम से चेक बनाया गया है। ओके, ये आपका नेक्स्ट पॉइंट है। और यहाँ पर 10 भी डिमांड डिपॉजिट एसेंशियल फीचर्स ऑफ मनी, द फैसिलिटी ऑफ चेक अगेंस्ट डिमांड डिपॉजिट मेक्स इट पॉसिबल टू डायरेक्टली सेटल्ड पेमेंट विदाउट यूज ऑफ द कैश। इससे एक फायदा क्या है कि हम बिना कैश को यूज किए, मान लो बैंक से पैसा निकालने गया, पैसा निकला जाली, फटा निकला, तो फिर कहेगा हमें पैसा लेंगे फटा हुआ है। लेकिन अगर हम चेक से पेमेंट करते हैं तब वह ये हमसे नहीं कहेगा ये नोट्स नहीं चलेगा, नहीं लेंगे, है कि नहीं। ये फायदा ये है कि विदाउट कैश हम पेमेंट कर सकते हैं, पेमेंट ले सकते हैं। अब तो ये आ गया कि विदाउट चेक भी क्या, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हम पैसे क्या करते हैं, पे कर देते हैं, पे फोन से, गूगल पे से, और तरीके हैं। हमने सामान लिया, परचेज किया और हमने क्या किया, ऑनलाइन उसको पेमेंट कर दिया। तो अब जो मॉडर्न फॉर्म करेंसी आ गए हैं, इसे आपको ऑनलाइन पेमेंट करना, इसमें बहुत सारी सुविधाएं हो गई हैं। इसमें आपको किसी प्रकार की लॉसेस की कोई चांसेस नहीं बनती है। तो उस प्रकार से हम कह सकते हैं यू वुड हैव हियर द पेमेंट बीइंग द चेक हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है यू मस्ट रिमेंबर द रोल दैट द बैंक्स देयर पे हियर बट फॉर द बैंक देयर वुड बी नो डिमांड डिपॉजिट एंड नो पेमेंट बाय द चेक अगेंस्ट दिस डिपॉजिट। The modern form of money, currency and deposit are closely linked to the working of modern banking system। जो ये चेक है या मनी करेंसी से क्या होता है, डायरेक्ट बैंक से वो कनेक्ट होता है। और नेक्स्ट पॉइंट है लोन एक्टिविटी ऑन ऑफ बैंक्स, इसको हम चलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।